हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे करेंगे आप नए सिलेबस की तैयारी, और साथ ही मैंने आपको ये भी कहा था कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें अपने क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस के मैं आंसर दूंगी। सो आज की वीडियो में आपके सभी क्वेश्चंस जो इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट किए हैं उनके आंसर मैं देने जा रही हूँ। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हैं टोटल 92 कॉमेंट्स हैं इस वीडियो के नीचे, और आइए देखते हैं इन कमेंट्स को। सो इसमें सबसे पहले जो कमेंट अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, प्लीज़ मैम प्रिपरेशन स्टार्ट करा दीजिए। तो प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करवाते हैं। तो ज़्यादातर कमेंट्स जो हैं आपके प्रिपरेशन को स्टार्ट करवाने को लेकर हैं और प्रिपरेशन आपकी स्टार्ट करवा दी जाएगी। तो अभी हम देखते हैं इसमें एक्चुअली जो क्वेश्चंस हैं जो भी एलिजिबिलिटी को लेकर हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन प्रिपरेशन कराने को लेकर ही दिख रहे हैं। और वेटिंग फॉर सेशन, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, और प्रिपरेशन करवा दीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी। प्रिपरेशन के लिए आप लोग प्लीज़ मैम साहित्य से संबंधित सभी चीज़ों को एक क्रम से करवाएं। ठीक है, साहित्य यानी कि जो भी आपका लिटरेचर सेक्शन है इसमें यूनिट 1 यूनिट 2 आपकी ग्रामर की है, यूनिट 3 से हम स्टार्ट करेंगे, और जो टर्म्स हैं लिटरेरी टर्म्स वहाँ से हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अभी। सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका मिलना चाहिए। देखिए, मौका मिलना चाहिए बोलने से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मौका देना ना देना जो है यूकेएसएससी का काम है, और अपीयरिंग वालों को कभी मौका किसी भी वैकेंसी में नहीं मिलता है। यहाँ पर कंप्लीट मांगा जाता है आपका बीएड भी, ग्रेजुएशन भी और सीटेट भी क्लियर मांगा जाता है। इसके बाद है थैंक यू मैम फॉर योर गाइडेंस एंड ठीक है, तैयारी शुरू करवा दीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दीजिए। ठीक है, करवाई जाएगी आपको, और यूट्यूब पर क्लासेस चल करवाएं। ठीक है, ज़्यादातर कमेंट्स आपके क्लासेस को स्टार्ट करने को लेकर हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अपर्णा की दुनिया। तो मैम आपके एक वीडियो में बता दीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि हमें फॉर्म भरने साइबर कैफ़े में बहुत दूर जाना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर नहीं लेके जाएं तो अच्छा, अपने साथ में पहले से ही चीज़ें रखेंगे अगर आप बता देंगे तो। देखो, आपको क्या लेकर जाना होता है, आपको अपने हाई स्कूल से लेकर बीएड तक के सारे डॉक्यूमेंट्स, सीटेट की मार्कशीट और जो प्रमाण पत्र हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे। अपना आधार कार्ड लेकर आप जाएंगे, अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप लेके जाएंगे, डोमिसाइल वगैरह आप लेकर जाएंगे, फ़ोटो लेके जाएंगे, सिग्नेचर लेके जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर 10th से लेकर आपने ग्रेजुएशन और जो बीएड किया है वहाँ तक आपके सभी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बाकी आपके कास्ट के रिजर्वेशन के अगर कोई सर्टिफिकेट है, आप किसी कैटेगरी के हो तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में आपका रजिस्ट्रेशन है तो वो आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, और आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए। इतना काफ़ी है आई थिंक फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद प्रीवियस LT UK के ऑल इंग्लिश के पेपर सॉल्व करा दीजिए, और क्या इसमें 10-12 से भी क्वेश्चन आते हैं प्लीज़ इन्फॉर्म। देखिए, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया था बाकी वीडियोस के कमेंट में भी। प्रीवियस LT के जितने भी पेपर हैं ऑलरेडी मेरे चैनल पे किए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर देखिए, आपको 2011 के बाद जितने भी LT हुए हैं आज तक सभी के पेपर आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन पूछा है कि 10th और 12th से नहीं आना है, सिलेबस से NCERT जो है वो हट चुका है। तो NCERT अभी आपका नहीं आएगा, तो आपको NCERT बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। यहीं पे मैं बता दे रही हूँ आपको, सिर्फ ये जो सिलेबस है 50 नंबर का, इसको आप फॉलो करके चलेंगे। नो NCERT नाउ। ठीक है मैम, प्लीज़ सजेस्ट बुक्स ऑल्सो। ठीक है, तो बुक्स को भी मैंने सजेस्ट किए हैं ऑलरेडी, बट कुछ नई बुक्स होंगी तो वो मैं बताऊंगी। बाकी आप मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये कि आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करें, क्योंकि एक बुक पूरे टॉपिक्स आपके कवर नहीं करती है। तो आपको बहुत सारी बुक्स की हेल्प लेकर टॉपिक वाइज नोट्स बनाने चाहिए। अब नोट्स मेरे पास पुराने थे, लेकिन वो नोट्स अब बेकार हो जाएंगे क्योंकि अभी आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तो अगर नए बन पाए तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी। इसके बाद मैम बुक बता दीजिए CDP के लिए। CDP के लिए भी बुक्स आपको बताऊंगी मैं, ऑलरेडी मैंने चैनल पे बताई हैं, कुछ बताऊंगी फिर से। वुमेन कैटेगरी और सामान्य कैटेगरी में कैसे चयन होता है बताएं इस बारे में।
तो वुमेन कैटेगरी यानी कि जो महिला शाखा है आपकी और जो सामान्य शाखा है, तो सामान्य शाखा को समझो आप ये जीआईसी स्कूल की वैकेंसी है और जो वुमेन कैटेगरी यानी कि जो महिला शाखा है वो जीआईसी की वैकेंसी है। तो उसमें सिलेक्शन इस तरीके से होता है, मेरिट में जितने ऊपर हैं, केवल गर्ल्स के लिए होता है कि गर्ल्स मेरिट में अगर ऊपर हैं टॉप 10 में, सपोज 10 वुमेन, जो वुमेन कैटेगरी है महिला शाखा है उसमें अगर सपोज 10 सीटें आई हैं आपके सब्जेक्ट में, तो अगर आप उन टॉप 10 स्टूडेंट्स में हो तो आपको मौका मिलेगा कि आप महिला शाखा का स्कूल भी चयन कर सकते हैं और आप सामान्य शाखा का भी कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट के होंगे उनके पास केवल जीआईसी ऑप्शन रहता है। तो शुरू में आपके पास जो जीजीआईसी है उस स्कूल को सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन रहता है। बाकी आपका एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ सेम ही होता है, बस कट ऑफ जो है दोनों कैटेगरीज के लिए डिफरेंट जाती है। मैम एनसीईआरटी में कौन सी क्लास पढ़ना है? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटी को आपको अब नहीं पढ़ना है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट न्यू बनाना पड़ेगा, बिल्कुल नया बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी कास्ट रिलेटेड, कैटेगरी रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो आपको आवेदन की लास्ट डेट यानी कि जो आपकी लास्ट डेट है आवेदन की, उस डेट से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो मार्च में आपकी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैं वो उनकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है। अप्रैल से आपको नए सेशन के फिर से बनाने पड़ते हैं। तो आप मार्च वाले से फॉर्म ज़रूर भर सकते हैं, लेकिन आप अप्रैल से एक नए ईयर का फिर से अपना ईडब्ल्यूएस बना लें, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। इसके बाद है मैम प्लीज़ बताएं बुक भी लेनी ज़रूरी है या यूट्यूब से? अब ये तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरह से पढ़ना पसंद करते हैं। आपको बुक से पढ़ना पसंद है, यूट्यूब वीडियोस से पढ़ना पसंद है, या इंटरनेट से आप टॉपिक सर्च करके पढ़ते हैं? क्योंकि आजकल आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के सोर्सेस इतने जाता है कि सब कुछ आप खुद से कर सकते हैं। मैम सीटेट फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज उर्दू है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बीए में 3 साल इंग्लिश और बीएड में भी इंग्लिश है। हाँ, तो अगर आपकी सीटेट में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज उर्दू, तो आपने सीटेट में हिंदी और उर्दू कैसे ले ली? क्योंकि इंग्लिश तो वहाँ पे भी आपको लेनी चाहिए थी। आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है, बीएड में भी आपकी इंग्लिश है, तो आपकी सीटेट क्वालिफाई करते समय लैंग्वेज सिलेक्शन में भी इंग्लिश रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। मैम आपने ये सिलेबस कहाँ से लिया? हमें वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है नया वाला। ये जो सिलेबस है ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि सेम नेम से लेट स्टडी सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस के साथ आपको पूरा जो पीडीएफ है इसका वैकेंसी का वो मिल जाएगा। विज्ञापन का जो आपका पीडीएफ डाला है UKSSC ने, उसके लास्ट में आपको सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है मैम डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का भी चाहिए होगा। अभी देखो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने एक बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि 10 से लेकर बीएड प्लस सीटेट आपको चाहिए, प्लस आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड आपको चाहिए। और जो ये एम्प्लॉयमेंट वाला है इसमें आपको क्या चाहिए? या तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन किया हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, या फिर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया होना चाहिए। इन तीनों में से एक चीज़ अगर आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई चीज़ ना हो तो भी चलेगा। तो इन तीनों में से कम एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। इसकी बात है मैम प्रिपरेशन करा दो। सिलेबस इज मेंशन वेरी क्लियरली, डू वी हैव टू प्रिपेयर एनसीईआरटी इंग्लिश ऑफ क्लास 11th 12th? नो, यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th and 12th। क्लास कब से जारी करेंगे? देखो बहुत जल्द शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जब भी शुरू होगी आपको सुबह 4 बजे से वीडियो मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप समझना कि आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हेलो मैम, उत्तराखंड ओबीसी सर्टिफिकेट में भारत सरकार के पदों पे भर्ती के लिए निर्गत प्रमाण पत्र लिखा है, तो वो चल जाएगा क्या? देखो ओबीसी के लिए इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है विज्ञापन में, आप अगर विज्ञापन अच्छे से पढ़ें, कि उत्तराखंड का ही ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट के पीछे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके फॉर्मेट्स दिए हैं, जिसमें कि अगर आपको ओबीसी कैटेगरी में अगर अप्लाई करना है तो आपके पास उत्तराखंड वाला ओबीसी जो सर्टिफिकेट निर्गत करती है उत्तराखंड सरकार, वो वाला आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद है मैडम प्रिपरेशन एलटी की करा दो। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी भी ऐड करना है क्या? नहीं, एनसीईआरटी नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है पुराने पेडागोजी का क्या होगा। सारा ये न्यू वाला ही, सारा न्यू वाला ये अभी आपको जो नया सिलेबस दे दिया है, इस नए सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। पुराने सिलेबस को अब आप भूल जाओ, पुराने वीडियोस देखना भी बंद कर दो, जो भी नए वीडियोस है सिलेबस पे आप उनको देखिए। टीटी की वैलिडिटी के बारे में भी बता देना। टीटी की वैलिडिटी क्या है, अगर आपका टीटी क्वालिफाई है तो वो वैलिड है, सिंपल सी बात है। पहले 7 साल के लिए वैलिड होता था, अब हमेशा के लिए वैलिड है। तो इसलिए अगर आपका टेट 2 या सी टेट 2 दोनों अगर क्वालिफाई हैं तो दैट मीन्स यू आर एलिजिबल। उनकी वैलिडिटी का कोई इशू नहीं है, बस क्वालिफाई होनी चाहिए। मैम मुझे इंग्लिश पढ़नी आती है, ट्रांसलेट करनी आती है, तो क्या इंग्लिश में फॉर्म फिल करूं? बीएससी में ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही एलिजिबल हूँ। मुझे कमेंट समझ में नहीं आया कि अगर इंग्लिश पढ़नी आती है, ट्रांसलेट करनी आती है तो इंग्लिश में फॉर्म फिल करना। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप इंग्लिश में फॉर्म फिल कीजिए और फिर अपने BCS, बिकॉज मैं ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ही एलिजिबल हूँ, तो ठीक है आप इंग्लिश से भरिए फॉर्म अपना। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं महिला शाखा में भरूं या सामान्य शाखा में? दोनों में भरूं भाई, एक शाखा क्यों छोड़नी है? आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी से मतलब नहीं, आप फीमेल हैं तो आप महिला शाखा और सामान्य शाखा दोनों में ही टिक करेंगी। महिला शाखा का मतलब है GDIC और जो सामान्य शाखा है उसका मतलब है GIC। मैम आप कंप्लीट कोर्स करा देंगे? बिल्कुल कराने की पूरी कोशिश करेंगे। मैम 11th इंग्लिश बुक से भी आएगा? नहीं आएगा। मैम इंग्लिश के पेड कोर्स परचेस करने हैं तो परचेस कीजिए, मैं तो फ्री में पढ़ाती हूँ। मैम इस फॉर्म को फिल करने का क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस वैकेंसी में? अदर स्टेट वाला भी अप्लाई कर सकता है? देखो अदर स्टेट वाला उस केस में अप्लाई कर सकता है अगर उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया है। बाकी एलिजिबिलिटी आपकी है यहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस B.Ed प्लस टेट या CTET 2 आपके पास क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किया होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैम UTET CTET अब लाइफ टाइम है तो क्या रिजल्ट में कुछ लिखवाना होता है? कुछ नहीं लिखवाना होता है। मैम मेरे डॉक्यूमेंट में फादर स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल प्रॉब्लम हो गई। और क्या होगा क्या? और आधार कार्ड में मेरे नेम स्पेलिंग मिस्टेक है, प्लीज़ बता दें। बिल्कुल दिक्कत होगी। अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम हमेशा सही रखें, क्योंकि बाद में अगर आपके पास अभी इमीडिएटली ठीक कराने का ऑप्शन नहीं है तो आप बाद में ठीक करवा लीजिए, लेकिन आपको फिर एफिडेविट देना पड़ता है अगर आपके नेम जो है मिसमैच कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे बहुत दिक्कत आएगी आपको, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट सही करा के रखें। मैम आप पेड कोर्स करो ना प्लीज़। देखो पेड कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको हर दिन क्लास लेनी ही लेनी है, और जैसे कि मैं ऑलरेडी एक स्कूल टीचर हूँ तो मेरे पास इतना समय होता नहीं है कि मैं हर दिन आपको क्लास प्रोवाइड कर सकूँ। मैं एक कमिटमेंट पूरी तरह से अभी आपको नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए मैं पेड कोर्स कोई स्टार्ट नहीं करना चाहती। और क्या आपको मेरी फ्री क्लासेस पसंद नहीं आ रही हैं जो आप लोग पेड कोर्सेज़ की बात कर रहे हैं? मैम मेरा UTET 2013 का है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? येस यू आर एलिजिबल। मैम डू यू टेक पेड क्लासेस? अगेन पेड क्लासेस पे मैं पेड क्लासेस नहीं लेती हूँ। मैम मेरी ग्रेजुएशन में 44% है, क्या मैं LT के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये थोड़ी डाउटफुल है क्वेश्चन। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि कम से कम 50% आई थिंक चाहिए होता है ग्रेजुएशन में, तो 44% तो बहुत कम है, 45 भी नहीं है ये, तो मुझे नहीं लगता कि आप अप्लाई कर पाएंगे। मैम बाकी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस कमेंट के नीचे कर दूंगी एक बार क्रॉस चेक करके। मैम NCERT से भी आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, NCERT को अब नहीं करना है आपको। मैम मेरा CTET क्लियर नहीं है, जुलाई में एग्ज़ाम है CTET का, तो नहीं आप LT का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आप ऑनलाइन बैच चलाने के लिए देखो। मैम NCERT भी पढ़ना है? नहीं पढ़ना है। मैम TT कब से वैलिड होगा इस वैकेंसी में? TT अगर आपके पास TT का कोई भी सर्टिफिकेट है, आपने किसी भी ईयर में क्वालिफाई किया है तो वो वैलिड है। मैम 2017 का TT वैलिड? बिल्कुल वैलिड है। मैम मेरा UTET 2013 का है तो क्या मैं LT के लिए एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हैं आप, क्योंकि 2011 के बाद UTET लाइफ टाइम के लिए कर दिए थे, लेकिन मुझे अभी डाउट है प्लीज़ मेरा। बिल्कुल आप, अगर आपके पास TT2 किसी भी ईयर का है तो आप एलिजिबल हैं। NCERT का क्या रोल रहेगा? कोई रोल नहीं है, अब NCERT ख़त्म कर दी है इन्होंने। मैम आई हैव इंग्लिश सब्जेक्ट इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, नॉट इन थर्ड ईयर। एम आई एलिजिबल? इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट और सेकेंड ईयर के साथ साथ थर्ड में भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर थर्ड ईयर में आपका नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फिर से पेड। मैम प्लीज़ हेल्प, आई हैव डन B.Ed विथ मैथ्स एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन आर्ट्स विथ मैथ्स, हिस्ट्री एंड इंग्लिश लिटरेचर।
इंटरमीडिएट इन कॉमर्स, इतनी डिफरेंट टाइप की पढ़ाई कैसे कर देते हो भाई आप लोग। इंटरमीडिएट इन कॉमर्स विद मैथ्स इंग्लिश, ठीक है। इंटरमीडिएट में आपकी इंग्लिश है, ग्रेजुएशन में भी आपकी इंग्लिश है और बीएड में भी आपकी इंग्लिश है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन के तीनों ईयर में आपके पास इंग्लिश है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड में क्योंकि आपके पास इंग्लिश है ही, इंटरमीडिएट में इंग्लिश है ही, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन की तीनों ईयर आपने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा होना चाहिए। और आपने क्वेश्चन क्या कहना है, अप्लाई फॉर एस स्टडी और नॉट। एस स्टडी अगर आप एसएसटी सोशल स्टडी जो सामान्य वाला बात करें तो सोशल स्टडी के लिए आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि सोशल स्टडी में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जिसमें आपका है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, या फिर एक सब्जेक्ट और है हिस्ट्री। तो इन चारों में से कम 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब जाकर आप जो सामान्य वाला है उसके लिए भर सकते हैं फॉर्म। मैम आई हैव डन BA जनरल, BEd प्लस CTET, एम आई एलिजिबल, येस यू आर। CTET 2 होना चाहिए आपके पास। NCERT 11-12 से नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कमेंट है, मैम प्लीज़ अपना नंबर दे दीजिए, आपसे बात करनी है, डाउट क्लियर करना है। अगर आपको मुझसे बात करके अपने डाउट क्लियर करना है तो आप मुझे अपना डाउट जो है वो मेल पर भेज दीजिए, मैं आपके मेल का रिप्लाई कर दूंगी, बट नंबर इस पॉइंट पे अभी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। और इसके बाद है, मैम विलियम शेक्सपियर का सिर्फ 12th नाइट, एज यू लाइक इट, ओथेलो और मैकबेथ ही पढ़ना है क्या। देखो फिलहाल आपको डिटेल स्टडी इन 4 प्लेस की ही करनी है, बाकी प्लेस को आप डिटेल स्टडी यानी कि बाकी प्लेस को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप डिटेल स्टडी करेंगे, इनके कैरेक्टर्स, डायलॉग सब कुछ पढ़ेंगे। और शेक्सपियर ओवरऑल, एक बार शेक्सपियर की ओवरऑल स्टडी भी आप कर लेंगे कि शेक्सपियर के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वैसे भी बन जाते हैं उनकी बायोग्राफी पे, तो बायोग्राफी भी पढ़ के चलेंगे साथ में। इसके बाद है, मैम क्या हमें 11-12 की NCERT भी पढ़नी है। बिल्कुल नहीं पढ़नी है मैम। फर्स्ट जो कॉमन पेपर है वो हम इंग्लिश वाले उसको हिंदी में दे सकते हैं, बता दीजिए। जो फर्स्ट कॉमन पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आएगा, तो आप किसी में भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि आपको तो सिर्फ OMR भरनी है ना, तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। CTET भी ज़रूरी है क्योंकि मेरा UTET क्लियर है। नहीं, दोनों में से कोई भी हो, या तो CTET 2 होना चाहिए आपके पास या UTET 2 होना चाहिए, दोनों में से एक क्लियर होना चाहिए। मैम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन 16 मार्च को कराया है, तो मैं फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हूँ। येस यू आर एलिजिबल, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकृत होना चाहिए, फॉर्म में लिखा है। तो आवेदन पत्र प्राप्ति नहीं, आवेदन पत्र भरने की जो लास्ट डेट है, आवेदन पत्र भरने की जो आपकी लास्ट डेट है उसमें आपको क्या करना है, उससे पहले के आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके उससे पहले की डेट के या उस डेट के जिस दिन लास्ट डेट है इस फॉर्म को भरने की, वो होना चाहिए आपके पास। तो फ्रेंड्स ये थे आपकी सभी जो 92 कमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आंसर कर दिए हैं। इसके सिवा अगर आपके कुछ और कमेंट्स हैं तो मैं देखती हूँ बाकी वीडियोज़ में। सो फ्रेंड्स ये कुछ लेटेस्ट कमेंट्स हैं, इनको भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। मैम OBC के लिए एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट आपकी जो मिनिमम है आप 21 ईयर्स ओल्ड होने चाहिए और मैक्सिमम आप 42 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज एक्सीड नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो OBC है, SC है और ST है उनको एज में आपको 5 ईयर्स की जो छूट है वो मिलती है। तो आप 42 में 5 और प्लस कर लीजिए, इतनी आपकी एज हो सकती है इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो। इसके बाद है मैम कि अब NCERT में 11-12 के इंग्लिश, हाँ ये नहीं पढ़ना है आपको, NCERT 11-12 नहीं पढ़नी है, ठीक है। इसके सिवा मैम आपने सिलेबस कहाँ से लिया, हमने वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है ये वाला। देखो सिलेबस तो आपको मिल जाएगा ये, लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लिट स्टडी का टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने पूरा का पूरा PDF दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स ये थे आपके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर। तो ये Q&A सेशन मैंने पूरा एक तरीके से कर दिया है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप आज वाले वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा, फिर उन्हें मैं किसी और वीडियो में Q&A करके दोबारा से आपके लिए बना दूंगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।